everybody, welcome to RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर्स का सेकेंड चैप्टर, कंप्यूटर्स एंड कंपोनेंट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ करनी है हमने कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एक ब्यूरो के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। ठीक है, कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो क्या कर सकता है, डाटा को स्टोर कर सकता है, डाटा को फाइंड कर सकता है और उसको अरेंज करके रख सकता है। ठीक है, और डाटा के साथ और क्या कर सकता है, उनकी कैलकुलेशंस कर सकता है, और इसके अलावा और मशीन्स को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसके इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद आती है कंप्यूटर्स की क्या आ जाती है इसमें प्रोसीजर कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है। अब डाटा जो है वो इनपुट मिलता डाटा, अब डाटा कंप्यूटर को जो है वो डाटा किस तरीके से दिया जाता है, ह्यूमन की लैंग्वेज में दिया जाता है, जिसको जो सबसे पहले डाटा जो है वो कहाँ पे जाता है, स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, तभी आपका हमने एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन किया था ना कि जो डाटा जो है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, तो वो कहाँ जाता है, स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में जाकर फिर सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज में जो कंट्रोल यूनिट है इसको क्या करती है, चेंज करती है और इसको बाइनरी लेवल लैंग्वेज में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और इसकी फिर क्या कहाँ पे जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है, जहाँ पे ALU जो भी हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करता है। ALU क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिकल। अरिथमेटिक में आपका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक में आपके आ जाते हैं जो बोर्ड मास की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये जाएंगी। और लॉजिकल में क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, आपको लॉजिकल में क्या करते हैं, डाटा को कंपेयर करते हैं और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है उस तरह की डाटा की क्या करता है, कंट्रोल यूनिट उसको छांटता है और जो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लासिफाई जो कंप्यूटर्स हैं उनको आप तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक आ जाएगा बाय साइज, बाय पर्पस एंड थर्ड वन इज बाय टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बाय टाइप। ठीक, अब जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, जो बेसिकली किसी भी स्पीड को या फिर मूवमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को क्या करें, रीड करें। अब जिस तरह से जैसे कि ECG मशीन काम करती है, राइट, ECG मशीन क्या काम करती है, हार्ट की स्पीड को चेक करती है। आपने देखिए इस तरीके की हार्ट की मशीन जो है वो क्या करती है, चेक करती है। ठीक है, तो ये ECG की जो है वो इस तरीके की रिपोर्ट आती है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो बेसिकली इस तरीके की आपके क्या करें, डाटा को कलेक्ट करें, उसको आप क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसमें बेसिकली आपका जो है जिग जैग में आपको डाटा जो है वो पता चलता है। ठीक है, जिग जैग के हिसाब से, या फिर आप ये भी ले सकते हैं जैसे स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर जो है वो आपकी स्पीड को मापता है। इस तरीके से आपकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ को आप क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर आपका कौन से कंप्यूटर्स में आ जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये भी एनालॉग सिग्नल्स जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन के बीच में अब अगर आपने बेसिकली मोबाइल फ़ोन रहते हैं, सिस्मोग्राफी, अर्थक्वेक की जो है, अर्थक्वेक जो हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है, सिस्मोग्राफी मशीन से होती है। ठीक है, सिस्मोग्राफी क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, वो बेसिकली अर्थक्वेक की यानी कि अर्थ की मूवमेंट को पता करता है कि यहाँ पे कहाँ पे हलचल वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे भूकंप आने वाला हो सकता है। ठीक है, तो अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से, इंटरनल मूवमेंट के हिसाब से वो हमें बताता है कि कहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है।
ठीक है। तो ये जो है जहाँ पे बेसिकली एनालॉग यानी कि जिगजैग में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हो, उसे क्या बोलते हैं आप, वो वाला डिवाइस जो हमें जिगजैग इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए हैं कौन कौन से, ईसीजी मशीन, स्पीडोमीटर और सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या है, जो अर्थक्वेक को मापता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी एनालॉग सिग्नल्स ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इतनी चीज़ भी आप समझ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक एग्जांपल आपका आ जाता है ह्यूमन वॉइस। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो कम ज़्यादा एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें ये भी आपकी क्या है, जिग जैग सिग्नल्स छोड़ती है, क्या आप, ह्यूमन वॉइस। ठीक है, तो इस चीज़ हमारी वॉइस को भी काउंट करने वाला या फिर हमारी वॉइस का डाटा कलेक्ट करने वाली जो चीज़ होगी उसे भी हम क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स ही कहेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स में आपका किस तरीके का डायग्राम बन सकता है, वो कंप्यूटर जो इस तरह का डाटा जो है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर्स जो 0 एंड 1 जो डाटा मिलता है उसको रीड करें। ठीक है, 0 एंड 1 सिग्नल्स को रीड करें। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं, जो जिग जैग सिग्नल्स को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं, जो 0 एंड 1 सिग्नल्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल्स कौन कौन से ले सकते हो, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो 0 एंड 1 को सिग्नल्स को रीड करती है। ठीक है, इसमें आप मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है वो डिजिटल सिग्नल यानी कि 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। ऑब्वियसली आप उसमें कोई डाटा डालते हो, उसको प्रोसेस किया जाता है किसमें, 0 एंड 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो डाटा फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है वो हमें कन्वे कर देता। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसीजर आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उसमें चलता है। अब एक चीज़ याद रखिए, जो मोबाइल फ़ोन है उसे आप डिजिटल कंप्यूटर में के एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उसको भी रिसीव करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स यानी कि हमारे वॉइस को रिसीव करता है ना, जब हम कॉल पे होते हैं तो वॉइस भी रिसीव कर रहा होता है वो, राइट, ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी रिसीव करता है। तो इसलिए आप डिजिटल कंप्यूटर्स में मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। किसमें इस मोबाइल फ़ोन को किसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो प्योरली डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें एनालॉग का कोई भी फीचर नहीं है, तो वो कौन सा हो सकता है, उसमें आप ले सकते हो कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को कतई रिसीव नहीं करता। कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 लैंग्वेज को रिसीव करता है, उसी में कन्वर्ट करता है और हमें ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है। इतनी सी चीज़ है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 में मैसेज को क्या करें, रिसीव करें और हमें ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वे करके दे दे। ठीक है, और इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ जिग जैग इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है, जो इन दोनों से थोड़े से क्या है, एडवांस हैं। वो किस तरीके से, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर दोज विच रिसीव्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स टू इट। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल्स को भी रिसीव करता है और डिजिटल सिग्नल्स को भी रिसीव करता है। अब यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन को जो है वो एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स में जो है वो आपका क्या आ सकता है, मोबाइल फ़ोन्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग जो इसके फीचर में अगर हम देखें तो टाइपिंग क्या है, डिजिटल इनपुट वाली है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वाली है, लेकिन अगर हम वॉइस की बात करें तो वो कौन सा सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से आप मोबाइल फ़ोन को क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बाय टाइप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका बाय साइज। पहले बाय साइज कर लेंगे। अब सबसे पहला है बाय साइज में सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हम ना नीचे से स्टार्ट करते हैं, सुपर कंप्यूटर नहीं, पहले हम कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये कंप्यूटर वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सकता है, जिसके बीच में एक ही यूज़र का डाटा जो है वो सॉल्व या फिर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन है हमारा, अब इसके बीच में आप किसी और का डाटा तो सेव नहीं करोगे, राइट। अब अगर हमने चलो किसी और का डाटा सेव कर भी लिया, अब एक मोबाइल फ़ोन है, इसकी जो हमने सेटिंग्स वगैरह करी हैं
वो ऐसा तो नहीं है कि आपने जो सेटिंग करी है वो किसी और मोबाइल फ़ोन के साथ भी क्या हो जाएगी, बाइफरकेट हो जाएंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने सेटिंग अपनी करी और वो ऑटोमेटिकली दूसरे फ़ोन में भी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, राइट। तो जितना भी चीज़ें आपने अपने फ़ोन में रखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फ़ोन में रहेंगी, इसकी सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ की वजह से। और एक यूज़र, और इस वजह से क्या हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है इसको, मोबाइल फ़ोन को, राइट। अब अगर हम पीसी वगैरह में देखें, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। पीसी वगैरह में क्या होता है, आप दो यूज़र के जो है वो यूज़र आईडी बना सकते हो कि एक पोर्शन जो है वो कौन यूज़ करेगा, एक आईडी से हम दूसरा यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है और दूसरे आईडी से दूसरा यूज़र यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके ये वाला जो फीचर है आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होता। तो जहाँ जो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सके और उसकी जितना भी डाटा है वो शेयर ना किया जा सके, ठीक है। डाटा इन द सेंस जो उसकी अपनी सेटिंग्स हैं, जो अपने उसके मेन फीचर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने फ़ोन के लिए ही है, वो किसी और फ़ोन के लिए नहीं है। तो वो क्या होगा, वो आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपकी किस में रहेगी, माइक्रो कंप्यूटर्स में। अब उसके बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इससे थोड़ी ऊपर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स की तरफ। अब मिनी कंप्यूटर्स वो हैं जो एक टाइम पे जिन कंप्यूटर्स को 100 यूजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनी जैसे माइक्रो कंप्यूटर कौन से हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सकता है। मिनी कंप्यूटर्स क्या है जिनको 100 यूजर्स जो हैं वो मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या है कि इसको 100 यूजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कौन से यूज़र के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो लोग पठानकोट से हैं उनको पता होगा कि हंगरी पॉइंट हमारे आसपास जो है वो काफ़ी क्या हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। या फिर डोमिनोज देख लेते हैं, ठीक है। डोमिनोज के बारे में तो सबको पता होगा। अब ये जो है इनका जो पूरा का पूरा जो डाटा है उन वो क्या चाहिए होता है, जैसे इनके पास कंप्यूटर्स होते हैं ना बिल वगैरह काटने के लिए, जो इनका सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली बनाया गया हुआ है, राइट। वो या तो इनकी अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर है या तो इन लोगों ने खुद बनाया, ठीक है। पीसीस जो भी हैं इनके, ये बेसिकली इनके अपने, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपने डोमिनोज के लिए ही है। वो ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप किसी और से बनवा रहे हैं तो, और बेसिकली ये अपने आप बनवा के और किसी और को भी दे रहे हैं, किसी और कंपनी को भी दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डोमिनोज जो है वो अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवा रहे हैं, राइट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इनका डाटा जो है, मान लीजिए जो हेड ऑफिस है उनके बीच में उन्होंने क्या करी, उनके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करी, ठीक है। तो जितने भी पूरे इंडिया में ब्रांचेज होंगी उनकी क्या हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी, राइट। ऐसा कुछ तो आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करूं और साथ साथ में पूरे इंडिया में सबके सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाएं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, डोमिनोज जस्ट एन एग्जांपल था, लेकिन डोमिनोज अगर हम रियलिटी में देखें तो बहुत बड़ा ब्रांड है और वो सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, और भी बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, राइट। तो इसलिए हम उस चीज़ को, डोमिनोज को एज एन एग्जांपल लेंगे, वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसमें कोई स्मॉल एंड मीडियम स्केल वाला जो है वो बिजनेस आने वाला है, जिसके बीच में किसी एक कंप्यूटर में अगर चेंजेस किए जाएं तो सारी की सारी कंपनीज के ब्रांचेस के सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं जिसको आप, जिसमें 100 यूजर्स जो हैं वो एक टाइम पे यूज कर सकते हैं जिसको, ठीक है। और उनका डाटा जो है वो एक टाइम पे शेयर किया जा सकता है एक दूसरे के साथ, उनको क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स कहेंगे, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। चलिए, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम जो है वो थोड़े से एडवांस लेवल के आ जाएंगे मिनी और माइक्रो से, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जहां आपका मिनी कंप्यूटर्स में 100 यूज़र यूज़ हो रहे थे ना, यूज़ कर सकते थे, वहाँ पे मेन फ्रेम में जो है वो कितने यूज़र कर पाएंगे एक टाइम पे यूज़, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख कंप्यूटर्स जो हैं, 1 लाख यूजर्स जो हैं वो एक टाइम पे इन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा इनका डाटा जो है वो भी शेयर किया जा सकता है। इसमें आप एग्जांपल्स किसके ले सकते हो, मेन फ्रेम में उन कंपनीज की जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने पूरे देश में फैले हुए हैं,
ठीक है, अभी हम और ज़्यादा ऊपर के लेवल में जाएंगे, लेकिन अभी इसमें हम एज एन एग्जांपल ये ले सकते हैं मेन फ्रेम में कि जो सिर्फ एक कंट्री में पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम बैंकिंग सिस्टम का ले सकते हो। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसे बैंक्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले लो कैनरा बैंक। ठीक है, या हो सकता है शायद इसकी भी ब्रांचेस जो हैं वो बाहर खुली हुई हैं, या कोई भी ऐसा बैंक जो है जो हमारे देश में ही चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसमें जो आपके बेसिकली कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनमें अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो भी कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहेंगे, क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर्स में अपने सॉफ्टवेयर चलाते हैं, राइट। और वो सिर्फ और उसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ डाटा भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो जिसको एक टाइम पे 1 लाख यूजर्स जो है वो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, 100 से कम अगर हो जाएगा तो वो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, तो 100 से लेकर 1 लाख तक जो कंप्यूटर्स जो यूजर्स यूज कर सकते हैं एक टाइम पर, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये मेन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट आ जाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर आ जाता है मेन फ्रेम से भी एडवांस लेवल। ठीक है, जहाँ पे आपके मेन फ्रेम में 1 लाख यूजर्स जो है वो एक टाइम पे यूज कर रहे थे, वहाँ पे आपके सुपर कंप्यूटर्स में कितने लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लोगों की यूसेज की बात है ही नहीं। ठीक है, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये किस चीज के लिए है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, और क्या हो रहा है, वो बेसिकली चेक कर रहा है कि मौसम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से हम अपनी जो सिक्योरिटी है, अपनी जो सेफ्टी है उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें कहाँ से पता चलती है, वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू पता चलती है, और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुपर कंप्यूटर्स की नीड्स होती हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि इसमें अगेन बैंकिंग सिस्टम का ही एक एग्जांपल ले लेंगे। अब सुपर कंप्यूटर में जो है बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो में सिर्फ 1 जने का डाटा स्टोर होता है, मिनी में 100 जनों का डाटा स्टोर होता है, मेन फ्रेम में 1 लाख जनों का जो है वो डाटा स्टोर होता है, और सुपर कंप्यूटर में जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब डाटा जो है वो जो स्टोर हो रहा है इसमें बेसिकली एक कंट्री के लोग आ ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। ठीक है, जिसमें 85% जो है वो किसकी स्टेक है, बेसिकली जिसमें 85% जो है इनका काम जो है वो सारा का सारा क्या चल रहा है, डिजिटलाइजेशन में ही चल रहा है। ठीक है, अब इनकी जो ब्रांचेस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। ठीक है, अब इनका जो भी इनको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने होते होंगे वो तो इंडिया के ही सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस करते होंगे ना। जो भी फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं लोग, उनके भी सॉफ्टवेयर्स में क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इन लोगों को आपस में डाटा कुछ शेयर करना है तो वो इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे से डाटा जो है वो शेयर करते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो इन्होंने स्पेशली बनवाए हुए हैं सिर्फ अपने डाटास के लिए। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर्स जिसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। जैसे हमारे देश के नासा के, इसरो के क्या हो जाते हैं, स्पेस ट्रिप्स जो हैं वो जाते हैं। ठीक है, उसमें भी टन्स ऑफ डाटा को शेयर करने की या फिर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी सुपर कंप्यूटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में बात, और ये आपकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन पे अब आपकी बच गया बाय पर्पस, जिसमें आपका आ जाता है एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस क्या है, जनरल पर्पस का मतलब है सिर्फ वो वाले कंप्यूटर्स जिसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्सटिंग जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने किसी को मैसेजिंग करनी है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करनी है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करना है, तो ये आ जाते हैं आपके जनरल पर्पसेज में। ठीक है, उसके लिए यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और एक आ जाता है स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर्स, राइट। ईसीजी वगैरह के लिए ये आपका क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है।
सुपर कंप्यूटर के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को आप क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस। एंड ये दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट दुनिया का या फिर इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा था, और जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स बने हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है। अब एक कंप्यूटर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एक जगह है, ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसको नाम दिया गया था ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो है ये इंडिया का सबसे पहला डेवलप्ड सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था। और कहाँ डेवलप हुआ था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। और इसकी टाइमिंग क्या थी, इसकी टाइमिंग थी 1950 में ये जो है वो डेवलप कराया गया था, ठीक है। और यूज़ कब करना स्टार्ट किया गया, 1956 में, ठीक है। कब बना, 1950 में, और यूज़ कब करना स्टार्ट किया गया इसको, 1956 में, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया था TIFRAC। बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो जहाँ पे इसको डेवलप किया गया था उसी का इसको नाम भी दे दिया गया था, ठीक है। ये था फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब उसके बाद आ जाता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है, परम शिवाय। इसका फुल नेम क्या है, परम शिवाय, ठीक है। ये जो है इंस्टॉल कहाँ किया गया था, IIT में, ठीक है। फॉलोड बाय परम शक्ति एंड परम ब्रह्म एट IIT खड़गपुर एंड IISER पुणे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले परम शिवाय बनाया गया, दूसरी बार परम शक्ति, और थर्ड टाइम के कौन सा सुपर कंप्यूटर बना हमारा, परम ब्रह्म, ठीक है। ये जो है परम शिवाय को कहाँ पे बनाया गया था, IIT में, BHU, ठीक है। और फिर परम शक्ति को कहाँ बनाया गया था, IIT खड़गपुर, और जो परम ब्रह्म है उसे बनाया गया था पुणे में। ऑलराइट, नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट है कि इंडिया का सबसे न्यूएस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, वो है परम सिद्धि A1, ठीक है। परम सिद्धि A1 जिसको दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स में 63rd रैंक मिला है, ठीक है। अगर टोटल लिस्ट देखें 500 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें 63rd रैंक जो है वो किसको दिया गया, परम सिद्धि A1 को, जो कि इंडिया का न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि कब बनाया गया था, कब लॉन्च हुआ है, 2020 में लॉन्च किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब एक आता ये जो है परम सिद्धि A1, इससे पहले कुछ कंप्यूटर्स हमारे बने थे, एक था प्रत्युष एंड मिहिर, इनका बेसिकली नाम इकट्ठा लिया जाता है, प्रत्युष एंड मिहिर। ये जो है ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये कब बने हैं, कहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट। ये जो बेसिकली आपका पूरा ये जो दो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए बनाए गए हैं। और कहाँ पे, नोएडा में और पुणे में जो है इनको एस्टैब्लिश किया गया है, जिनके नाम क्या है, प्रत्युष एंड मिहिर। और ये कब एस्टैब्लिश हुए थे, 2018 में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर हम देखें तो उसका नाम था CDC 6600, ठीक है। इट वॉज रिलीज्ड इन 1964 एंड समटाइम्स कंसिडर द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ऑलराइट, इसका बेसिकली क्रे करके कुछ नाम है, जो CDC की फुल फॉर्म है वो क्रे करके कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपके थोड़े बैकग्राउंड में, और हमने थोड़ा सा करंट करा इसके सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक, आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द बेल आइकन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू लेक्चर्स। और इस लेक्चर की PDF फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RP क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।